प्रिय विद्यार्थियों, प्राणिशास्त्र के आज के व्याख्यान में हमारा टेरिटोलॉजी का दूसरा भाग। पहले भाग में अपन ने परिभाषा, उसका परिचय और उसके प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। प्रकार में अपन ने संरचनात्मक असंगतियाँ को तो दसों की दसों कर ली थी और आज का अपना व्याख्यान काय की फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ पर रहेगा। अर्थात जब कायकी में जन्मजात विसंगतियां उत्पन्न होती है तो उसका अध्ययन अपन इसके अंदर करते हैं। इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है, वसा की हो सकती है, प्रोटीन की हो सकती है। ये कई प्रकार के मेटाबॉलिज्म में ये त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। मैंने यहाँ सामान्य तौर पर जो सबसे अधिक चर्चित जो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है उनका जिक्र किया है। पहला है फ्रक्टोसीमिया। फ्रक्टोसीमिया में ये जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट है, इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम के अभाव में इसकी रक्त में सांद्रता बढ़ जाती है, जो मूत्र के साथ विसर्जित होती है और इस बीमारी को हम फ्रक्टोसीमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है वॉन ग्रीक रोग। इसमें भी रक्त में ग्लाइकोजन का स्तर में कमी आ जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अतः आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति फैट मेटाबॉलिज्म में पूर्ण होती है, जिससे कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होने लगता है और कीटोन बॉडीज़ ये अपने मूत्र के साथ विसर्जित होती है, जिसे अपन कीटोनूरिया कहते हैं। तीसरा गाउचर्स डिजीज़, गाउचर रोग। इसमें जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है उसमें सेरिबोसाइट्स का संग्रहण होने लग जाता है। फिर है निमानपिक रोग। इसमें जो मस्तिष्क के अंदर श्वेत पदार्थ में स्वाइनोमिंगलिन का संग्रहण होने लग जाता है, तब इसे अपन इस वैज्ञानिक के नाम के पीछे निमानपिक रोग कहते हैं। फिनाइलकीटोनूरिया। इसके अंदर भी ये एंजाइम में त्रुटि होने के कारण से फिनाइल और एनिलीन मूत्र के साथ विसर्जित होती है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव त्रुटि है। इसमें टायोसिन अमीनो एसिड के संश्लेषण में कमी से त्वचा पर जो मेलेनिन ग्रैन्यूल्स है, पिगमेंट्स है, उनका भी संश्लेषण नहीं होता। एल्केप्टोनूरिया। इसमें भी एंजाइम की त्रुटि के कारण से, कौन सा एंजाइम है जिसकी निष्क्रियता के कारण से होता है? होमोजाइट एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की निष्क्रियता के कारण ये एल्केप्टोन मूत्र में
एकत्रित होकर बाहर विसर्जित होता है, और जैसे ये मूत्र वायु के संपर्क में आता है तो काले रंग का हो जाता है। फिर है एल्बिनिज्म, एल्बिनो जिनको कहते हैं। ये जो ट्रायोनेज एंजाइम है, इसके अभाव के कारण से मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो कलर अपने त्वचा को देता है, उसका अभाव होने के कारण से पूरा शरीर, न केवल शरीर की त्वचा का, बाल का भी रंग सफ़ेद हो जाता है। फिर है ये हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं इसको, और इसको शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश शाही परिवार है उनके अंदर ये वंशागति दर्शाती है, और वो सभी लोग इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग में एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम का अभाव रहता है, तो इसमें खून का थक्का जमता नहीं है। फिर है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया हम सब जानते हैं, जब हीमोग्लोबिन की रक्त के अंदर मात्रा कम हो जाती है। मात्रा कम होने का कारण है हीमोग्लोबिन के अंदर 2 प्रकार के अल्फ़ा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ पाई जाती है, और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसमें छठे स्थान पर ग्लूटामिन अम्ल पाया जाता है। जब इसमें कोई अभाव हो जाता है तो ये जो सामान्य तौर पर हीमोग्लोबिन के अणुओं में फ्रिक्शन उत्पन्न कर देता है। हीमोग्लोबिन अणु ये जुड़कर एक रॉड नुमा आकृति में व्यवस्थित हो जाने के कारण से इसे सिकल सेल कहते हैं। हंसियाकार बन जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है। और आखिर में कलर ब्लाइंडनेस, ये अनुवांशिक रोग है, और जिसमें जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर सकता। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, ये तो थे प्रकार, अब इसके कारण पढ़ेंगे कि इसके कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण से ये टेरेटोजेनेसिस होता है। ये कारण है अपने से 2 प्रकार के कारण है इसमें, एक है जेनेटिक और दूसरा पर्यावरणीय एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक में 2 प्रकार के मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपके सामने पीडीएफ के अंदर है। जीन फीन कॉज, ये क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जीन मिलकर एक प्रकार का सामान्य टेरेटोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। शर्त यह नहीं होती कि सब एक ही प्रकार की क्रिया कर कर वो इफेक्ट लाएंगे, ये कई प्रकार भिन्न प्रकार से भी क्रिया कर कर वो एक ही असर पैदा करते हैं। उदाहरण दिया है इसके अंदर, ड्रोसोफिला की आँख का है, आँख के अंदर 20 प्रकार के जीन्स उसकी एक ही आँख के ऊपर अलग अलग तरह से अलग अलग विधियों द्वारा इफ़ेक्ट कर कर उसकी आँख को वाइल्ड कलर देती हैं। तो ये जीन फिन कॉज है। दूसरा, इसमें ऑटोफिन, एलोफिन और प्लियोट्रोपी पाई जाती है। इनका कहना है, नॉट ऑल जेनेटिकल इफेक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ इंट्रिंसिक एक्शन ऑफ जीन्स ऑन द इफेक्टेड टिश्यू। इस वाक्य को समझने के लिए जो तीनों शब्द मैंने लिखे हैं उनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ऑटोफिन का है, इसमें जो पादपों में जो ये बोन्स होती हैं उनका आकार छोटा हो जाता है, वो सामान्य से छोटी रह जाती हैं, तो ये ऑटोफिन कहलाती हैं। और एलोफिन होता है, आँख के अंदर जो आँख परिवर्धन होता है उसमें कई प्रकार के इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स आँख के परिवर्धन के अंदर पाए जाते हैं। और प्लियोट्रोफी के अंदर मल्टीपल इफ़ेक्ट एक जीन करता है। इसका उदाहरण मैंने ये आपके सामने बड़ा चित्र में ये आपको स्केच डायग्राम दे रखा है।
इसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक डिफेक्टिव प्रोटीन, ये जो कार्टिलेज होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, उसके अंदर ये कार्य करता है और कितने प्रकार से ये अलग अलग विधियों द्वारा कार्य कर कर और अंत में मृत्यु उसकी हो जाती है इस एक के कारण। तो इस प्रकार ये मल्टीपल इफ़ेक्ट होने के कारण से इस जीव की मृत्यु हो जाती है। ये लीथल जीन है जो ऊपर डिफेक्टिव जीन था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स लाता है वो सारे इस डायग्राम में दर्शाए गए हैं। आखिर के अंदर क्या इस टेरिटोलॉजी का अध्ययन करने से कुछ अपने को फ़ायदा भी होता है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? तो इसकी जब महत्व की बात करते हैं तो इसका महत्व, इससे बात करें पहले वो छूट गया अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कार्य। पर्यावरणीय कार्य दो होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक तो जीव वाले कौन से हैं, जैसे माँ द्वारा जो प्लासेंटा है उसके द्वारा भी कई बार HIV है, रूबेला है, एड्स है, हर्पीज़ है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो माँ के रक्त प्रवाह प्लासेंटा के माध्यम से उस भ्रूण तक ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण से उसमें विकृति पैदा होती है। और दूसरे हैं एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर तो दो प्रकार के हैं। पहला है फिजिकल, भौतिक कारक। भौतिक कारक में सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है एक्सरे। ये जितने भी विकिरण हैं इनके द्वारा DNA की संरचना में परिवर्तन अथवा गुणसूत्र में भी परिवर्तन करने की क्षमता होती है, जिसके कारण से आगे चलकर भ्रूण में बहुत अधिक एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये एक्सरेज है। हाई टेम्परेचर भी इसी प्रकार से ये असर दिखाता है। और दूसरा है केमिकल्स, रासायनिक कारक। इसमें कई प्रकार के विभिन्न ड्रग्स है, केमिकल्स है, अल्कोहल है, ये सारे रासायनिक कारक है। इसमें एक विशेष आपको एक ड्रग का मैं थैलिमोडाइड का जिक्र करना चाहूँगा। ये कुष्ठ रोगियों के, एड्स में जो रोगी होते हैं उनको औषधि के रूप में दी जाती है। और इसमें जब ये ली जाती है और उसके बाद में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसमें जो मैंने पूर्व में बताया था एमेलिया, जो लंबी अस्थियां पादपों की होती है लिम्स की, उनका या तो अभाव होगा या बहुत छोटी हो जाती हैं और या कार्य करने में उनमें क्षमता नहीं होती। वो एमेलिया रोग से ग्रसित होता है। आपने इस प्रकार के रोगियों को समाज के अंदर अवश्य रूप से देखा होगा। इसी प्रकार से सिगरेट है, अल्कोहल है, ये भी इसी प्रकार से असर दिखाती है। एक अलग मैं जिक्र करना चाहूँगा मिनीमाटा रोग का। ये जापान में पाया जाता है और जापान के उद्योग से विसर्जित जो मर्क्यूरी पारा था उसको 1965 में नदियों में छोड़ दिया गया। तो ये जो पारायुक्त पानी था ये मछलियों के अंदर संग्रहित हो गया और जब इन मछलियों का लोगों ने सेवन किया उस दौरान जो महिलाओं से बच्चे उत्पन्न हुए उनमें जन्मजात अंधता पाई गई, ब्लाइंडनेस ऑन बर्थ, जन्म के साथ ही वो अंधे थे। यह घटना जापान के
मिनीमाटा गांव में हुई थी, अतः इसे मिनीमाटा रोग कहते हैं। फिर आखिर के अंदर आता है इसके ये इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटोलॉजी। क्या इसकी कोई महत्व भी है क्या? इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके अध्ययन से जीवों की संरचनाओं में होने वाली असमानताओं का ज्ञात होता है। ज्ञात होने के बाद में इसमें जो मेटाबॉलिक त्रुटियां हैं उनको ज्ञात करने के बाद में उनका निवारण किया जा सकता है। हमें इस परिवर्तन के, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान में क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन चीज़ों से बचना है, किन किन चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करना है, ये सब जानकारियां होने से समाज के अंदर ये विकृत असामान्य बच्चे पैदा करने से रोका जा सकता है। और अगर पहले हमें इनके बारे में ज्ञात हो जाए, तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो इनका ट्रीटमेंट भी संभव है। और एक जो बच्चा आगे चलकर समाज पर भार भरने वाला था, उस बच्चे को अर्ली डायग्नोसिस के माध्यम से हम एक स्वस्थ बच्चा समाज को और देश को दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके मैं आज ही इन दोनों व्याख्यानों के PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और साथ में ही आपको असाइनमेंट इससे संबंधित दूंगा। आशा करता हूं कि आप पहले समझकर उस असाइनमेंट का कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।